हाई ऑन मस्ती एंटरटेनमेंट से भरा। नवापुर गांव का नाना राव बड़ा ही जालिम था। हमेशा ही उसकी नजर गांव की गरीब किसानों की खूबसूरत बेटियों पर होती। उन्हें पाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता था, मगर ये सब वो इतनी चालाकी से करता था कि आज तक कोई जान नहीं पाया था कि वो कितना गिरा हुआ आदमी है। एक शाम वो खेत से गुजर रहा होता है कि तभी उसके सामने अचानक एक खूबसूरत लड़की आ जाती है। उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके कपड़ों से दिखता उसका शरीर, उसके अंगों को देखकर नाना राव के मुंह में पानी आ जाता है। वो आसपास देखता है, किसी को ना पाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर लड़की कसमसाती है, छोड़ो छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, छोड़ो। चिल्ला, यहाँ तेरी कौन आवाज सुनेगा। बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ नाना राव साहब, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो लड़की को प्यार कर रहा था। तो क्या लड़की प्यार करने देने से मना कर रही है? तो लो, हम इसे पकड़ते हैं, आप प्यार करो। इतनी तेज तर्रार मदहोश कर देने वाली ये लड़की कौन है रे? आप इसे नहीं पहचानते? ये अपने अमरेश किसान की बेटी कजरी है सरकार। एकदम अनछुई फसल है। तो इस फसल को काटने का बंदोबस्त करो, उसके बाप की जरूरत पता करो। हम उसके बाप की जरूरत पूरी करेंगे, बदले में बेटी से अपनी जरूरत पूरी करवाएंगे। अमरेश किसान बहुत ही ईमानदार है सरकार, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जरूरत पैदा करो। कैसे करे सरकार? इस बार उसके खेत में फसल भी अच्छी पैदा हुई है। तो आग लगा दो उसके खेत में। और उसी रात नाना राव के आदमी अमरेश किसान के खेत में आग लगा देते हैं। आधी रात को आग का पता चलते ही अमरेश किसान अपनी बीवी बेटी के साथ आग बुझाने जाता है, मगर खेत में पकड़ी आग इतनी आसानी से नहीं बुझती और उनके देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। दूसरे दिन बाकी लोगों के साथ नाना राव भी अमरेश किसान को सांत्वना देने पहुंचता है और सबके सामने सिंपैथी दिखाते हुए कहता है, अरे 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 अरे, ऐसे हादसे तो होते रहते हैं अमरेश भैया, पर उसे पकड़ कर बैठ जाने से जिंदगी तो नहीं कटती ना। पर अब जिंदगी कैसे कटेगी नाना राव साहब? अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अरे तुम्हारे खेत है ना, उस पर फिर से फसल उगाओ। पर पैसे कहाँ है? यही अनाज बेचते हैं तो जो पैसे मिलते उससे ही खाते और बेचकर उसी से फिर फसल उगाते। अरे भाई, मैं कब काम आऊंगा? हाँ, तुम लोग मुझे अपना समझते ही नहीं, वरना ऐसी बातें ना करते। ये लो पैसे, मगर हाँ, पहली फसल कटते ही पहले मेरे पैसे देना, बाद में अपना काम करना, समझ गए? जी नाना राव साहब। वहाँ से वापस लौटते हुए रास्ते में नाना राव को दोनों चमचे कहते हैं, सरकार, ये क्या किया आपने? इससे तो अमरेश किसान वापस सेठ हो जाएगा। हाँ, फिर आपका क्या होगा सरकार? जैसे उसकी फसल बर्बाद की, वैसे ही अमरेश किसान के पैसे लेकर जाते ही रास्ते में तुम दोनों लुटेरे बनकर सब छीन लेना, समझ गए? और सचमुच अमरेश किसान पैसे लेकर बीज खरीदने शहर के लिए रवाना हो जाता है। तो घात लगाए बैठे दोनों नाना राव के चमचे अमरेश सेन को गांव की घनी बगिया वाले रास्ते से गुजरता देखकर पेड़ से उसके सामने नकाब बांधे कूदते हैं और उसका सारा पैसा लूट लेते हैं।
उसे बेहोश करके वहीं छोड़ देते हैं। होश में आने पर जब अमरीश किसान नाना राव को सारी बात बताता है, तब नाना राव कहता है, लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है अमरीश। मैं कुछ नहीं जानता भाई, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। अब मैं दोबारा तो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। फिर मैं क्या करूं जमींदार साहब? कहां से पैसे लाऊं, कैसे लाऊं? यार सबके लिए कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम्हारे लिए भी किया। चलो फिर कर देता हूँ। क्या करूँ? हाँ, वो तुम्हारी बेटी है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, कजरी। उसे मेरे यहाँ पे काम पर लगा दो। उसकी आधी कमाई मैं रख लूंगा, आधी तुमको दे दूंगा। तुम्हारा भी गुजारा चलेगा, मेरे भी पैसे वसूल हो जाएंगे। किसान ये बात अपनी बेटी कजरी को बताता है। तब कजरी उसके यहाँ जाने से मना कर देती है। अमरीश किसान अपनी बेटी को समझाना चाहते हैं। काम करने में बुराई ही क्या है बेटी? वो अपने गांव के नाना राव हैं। अब मैं आपको कैसे बताऊं बापू, नाना राव की गंदी नजर मुझ पर है। अब तो मुझे लगता है कि बापू के खेत में आग भी नाना राव ने ही लगवाई होगी और बापू के पैसे भी नाना राव के ही आदमियों ने लूटे होंगे। कहाँ खो गई बेटी? कुछ जवाब दे। इसमें जवाब क्या देना भाई? हाँ, अरे माँ बाप की मुसीबत कम करना बेटी का फर्ज है। वो फर्ज उसे भी निभाना पड़ेगा। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें नाना राव के यहाँ नौकरी कर लेनी चाहिए बेटिया। कितने अच्छे हैं वो, तुम्हारे बापू का कर्ज माफ भी कर दे। उनके यहाँ नौकरी कर ले बेटी, शायद यही नसीब को मंजूर होगा। नहीं, मेरे नसीब का मुझे पता है। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा नसीब क्या कहता है। कल पूरे गांव के सामने मैं तुम्हारा नसीब देखूंगा। अगर वो तुम्हारे फेवर में रहा तो मैं तुम्हारे बापू का ना सिर्फ पूरा पैसा माफ कर दूंगा, बल्कि खेती करने के लिए और भी पैसे दे दूंगा। सोना बेटी, कितने अच्छे हैं हमारे नाना राव। पर नाना राव साहेब, इसके नसीब का पता कैसे करेंगे? इसमें एक सफेद एक काला पत्थर डालकर कल गांव के सभी लोगों के सामने ले आना। फिर सभी के सामने इसमें हाथ डालकर पत्थर निकालना। अगर काला पत्थर निकला तो तुम्हें मेरे यहाँ नौकरी करनी होगी, और सफेद पत्थर निकला तो मैं तुम्हारे पापा का ना सिर्फ कर्जा माफ कर दूंगा, बल्कि उन्हें खेती के लिए और भी पैसे दूंगा। ये सुनकर सभी नाना राव साहिब की वाह वाह करते हुए बात मंजूर कर लेते हैं। रात भर कजरी को नींद नहीं आती। वो पलंग पर लेटी लेटी सोचती है, नाना राव मुझे पाने के लिए जरूर कोई चालाकी करेगा, पर क्या चालाकी कर सकता है? रात भर सोचने के बाद भी कजरी की समझ में नहीं आता। दूसरे दिन सभी के सामने वो नाना राव की दी थैली लेकर पहुंच जाती है। नाना राव सबके सामने उससे थैली लेकर अंदर देखता है। एक काला एक सफेद पत्थर है। देखता हुआ वो सबसे यही पूछता है, गांव वाले भाइयों, अमरेश भैया, आप लोगों को याद है ना क्या कहा था? हाँ साहिब, याद है। इस थैली में एक काला एक सफेद पत्थर है। कजरी बिटिया से अगर काला पत्थर निकला तो वो आपके यहाँ नौकरी करेगी, और सफेद पत्थर निकला तो आप अमरेश भैया का ना सिर्फ कर्जा माफ कर देंगे, बल्कि उसे खेती करने के लिए अपनी तरफ से पैसे भी देंगे। बहुत बढ़िया। ये लो कजरी, निकालो पत्थर और बताओ अपना नसीब। ओह, तो गांव वालों को संबोधित करते हुए अभी अभी नाना राव ने बड़े ही आइडिया से थैली बदल दी है। अब क्या करूं? इसमें तो दोनों ही पत्थर काले हैं। मतलब ये मुझे अपने यहाँ नौकरी करने पर मजबूर करके ही रहेगा। अब तो गांव वाले और बापू भी मुझे जाने को कहेंगे। क्या करूं? अगर मैं कुछ कहूंगी तो कोई भी नाना राव की इस चालाकी पर विश्वास नहीं करेगा। सभी कहेंगे कि तुमने ही पत्थर लाए थे, तुमसे ही गलती हुई होगी। क्या करूं?
निकालो भाई पत्थर। बाकी लोगों को भी तुम्हारा नसीब देखने के बाद अपना अपना नसीब बनाने अपने अपने काम पर जाना है। सुनकर सभी हाँ हाँ करते हैं, जबकि ये सुनते ही नाना राव हड़बड़ा जाता है। हाँ, निकालो बेटी पत्थर। अरे पत्थर तो गिर गया। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ गया? अब कैसे फैसला होगा नाना राव साहब इसके नसीब का? अब तो वही फैसला होगा जो मैं कहूँगा, क्योंकि गलती कजरी ने की है। मैं मानती हूँ, पर मैं बताती हूँ मेरे नसीब का फैसला कैसे होगा। कैसे? नाना राव साहिब ने भी तो थैली में देखा था, एक काला एक सफेद पत्थर था। हाँ, अगर मैंने काला पत्थर निकाला होगा तो सफेद पत्थर अंदर होगा, और अगर सफेद पत्थर निकाला होगा तो काला अंदर होगा। जो भी पत्थर अंदर होगा उसका ऑपोजिट मैंने निकाला होगा। बस वैसे ही फैसला हो जाएगा। सुनकर सभी हाँ हाँ करते हैं, जबकि ये सुनते ही नाना राव हड़बड़ा जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? मेरी बात तो बराबर है। हाँ हाँ, बात तो कजरी की बराबर है। अगर अंदर काला पत्थर होगा तो कजरी ने सफेद निकाला होगा। इसका मतलब वो आपके यहाँ नौकरी नहीं करेगी, और आप ना सिर्फ अमरेश भाई का कर्ज माफ कर देंगे, बल्कि उसे खेती के लिए पैसे भी देंगे। और अगर अंदर सफेद पत्थर हुआ तो कजरी का नसीब तुम्हारे यहाँ नौकरी करने का होगा, वो तुम्हारे साथ जाएगी। सुनकर नाना राव का मुंह छोटा हो जाता है, और तब उसकी हालत रोने जैसी हो जाती है, जब कजरी थैली से काला पत्थर निकालती हुई गांव वालों से कहती है, देखिए, इसमें काला पत्थर है। इसका मतलब मैंने पहले सफेद पत्थर निकाला था। और सफेद पत्थर का मतलब क्या है? सुनकर नाना राव का जी चाहता है कि अपना सर फोड़ ले। अंत में उसे न सिर्फ अमरेश किसान का कर्जा माफ करना पड़ता है, बल्कि खेती के लिए उसे भरपूर पैसे भी देने पड़ते हैं। उसे पैसे देते देख कजरी धीरे से नाना राव के पास जाकर कहती है, इस घटना से एक बात सीख लेना नाना राव साहब, कभी भी किसी अबला नारी के नसीब में आग लगाने की कोशिश मत करना, वरना आपके ही हाथ जल जाएंगे। अगर आप शौकीन हो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के, तो हाई ऑन मस्ती को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।